हाँ, वरुण जी आप स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। मैंने स्पीकर्स व्यू किया है अभी और रिकॉर्डिंग दबाई है, तो ऐसा कैसे हो रहा है? मैं चाहती हूँ कि जो भी रचना पाठ करें वे स्क्रीन पर दिखाई दें। वरुण जी। जी, आपको मुझे को-होस्ट बनाना पड़ेगा। आप अभी को होस्ट कर देती हूँ मैं आपको। देखिए आप को होस्ट हैं आप। मैं भूल गई थी अभी तक रिकॉर्डिंग, लेकिन कोई बात नहीं। तो स्पीकर व्यू में आने पर आप आ रहे हैं स्क्रीन पर। वंदना जी तक हमारी पता नहीं आवाज जा रही है या नहीं। मैं राजीव जी को भी को होस्ट कर देती हूँ। हमने आज की यह कवि गोष्ठी जो रखी, मैं तब तक थोड़ा उसके बारे में बात करती हूँ। तब तक वरुण जी देखेंगे कि स्क्रीन पर स्पीकर व्यू में उनकी स्क्रीन कैसे आ रही है। तो यह वरुण जी आप अपना वीडियो बंद करें तो शायद कुछ परिवर्तन हो। जी, पर अभी भी आप ही की स्क्रीन है, अब आपका ही नाम दिखाई दे रहा है, कुछ बात है। तो कविता जी हमको आप दिख रही हैं, तो कहीं आपने वरुण जी की वीडियो को पिन तो नहीं कर दिया? आप नहीं, चलिए कोई बात नहीं। अब मैंने मुझको आप ही दिख रहे हैं। अच्छा चलिए दीजिए। तो हमने यह जो कवि गोष्ठी रखी, आपने देखा होगा महिलाओं की एक ऐसी छवि बन गई इधर स्त्री विमर्श के दौर में कि केवल स्त्री विमर्श की रचनाएं लोकप्रिय हो रही हैं, पढ़ी जा रही हैं, सुनी जा रही हैं, उन पर शोध कार्य हो रहे हैं, लिखी भी वैसी जा रही हैं। जबकि ऐसा नहीं है कि इसके अतिरिक्त स्त्रियां कुछ लिख नहीं रही हैं, स्त्रियां बहुत कुछ लिख रही हैं, लेकिन स्त्री विमर्श हॉटकेक जैसा बना हुआ था इधर कुछ वर्षों से। तो वही चीजें बार बार प्रकाश में आती थी और पर चर्चा होती थी। और कुछ ऐसा हो गया कि स्त्री विमर्श कुछ ऐसा उपकार लेता चला गया कि स्त्रियों रचनाकारों की स्थिति ऐसी हो गई कि उनके विषय में तरह तरह की धारणाएं कि जैसे परिवार और ये सब चीजें सरोकार नहीं है और इस तरह की बातें। तो हमने जब इस कवि गोष्ठी का निर्धारण किया और विषय पर सोच रहे थे, तो मुझे लगा कि हम स्त्री विमर्श की या किसी भी वैसी अन्य चीजों की अपेक्षा इसका हमने शीर्षक रखा एक घरौंदा मेरे भीतर। स्त्री के भीतर घर किस तरह से सुरक्षित होता है। हम बार बार कहते हैं कि इस घर की असल में जरूरत सबसे अधिक स्त्री को होती है। जब स्त्री और पुरुष प्रेम में पड़ते हैं, पुरुष उड़ना चाहता है आकाश में, लेकिन स्त्री चाहती है कि खूंटा गाड़ कर अब बस वहीं बैठ जाए और एक घर बसा ले। तो और स्त्री को ही, क्योंकि यदि स्त्री कभी ऐसा भी हो, ऐसी परिस्थितियां भी हो, तो सबसे अधिक उस परिवार या घर के टूटने का सबसे अधिक कष्ट, सबसे अधिक प्रभाव स्त्री पर पड़ता है। उसे उसकी सुरक्षा, उसकी आर्थिक संरक्षण और उसकी छत, बहुत सारी चीजें हैं। स्त्री को पहले 1-2 घंटे में ही उसकी शारीरिक संरचना जिस प्रकार की है, इन सारी चीजों के कारण स्त्री को सबसे अधिक घर की जरूरत है। तो हमने इसमें इसका शीर्षक रखा एक घरौंदा मेरे भीतर, ताकि स्त्री के भीतर घर किन किन छवियों में विद्यमान है, वह उसकी क्या क्या छवियां साथ लेकर चलती है, वह उसे कैसे ऊष्मा देता है, उसे वह प्रेम भी हो सकता है और वह मातृत्व भी हो सकता है, वह स्मृतियां भी हो सकती हैं, बहुत कुछ हो सकता है। तो आप आज हमने सब रचनाकारों से ऐसा आग्रह किया और मैंने सभी से कहा था कि आपको पूरी स्वतंत्रता है, आप अपनी किन रचनाओं का चयन करें, बस आप इस पर केंद्रित रहिए और कि वैसी स्त्री विमर्श वाली रचना थोड़ा परहेज कर पाए आप। तो सभी ने हमें इस बात को बड़े सकारात्मक रूप से लिया। मैं एक एक कर रचनाकारों को बुलाऊंगी। अपनी एक छोटे छोटे घर विषयक छोटे छोटे भाव चित्र हैं जो लगभग 20 वर्ष पहले मैंने लिखे थे। तो मैं सबसे पहले सिंगापुर से हमारे बीच में शार्दुला जी हैं। शार्दुला जी को टेक्निकल टीम जरा अनम्यूट कर दें और बाकी सब अपने आप को कृपया, विमल सोढ़ानी जी
आप या कौन है जो अनम्यूट हैं, तो कृपया सभी अपने आप को अनम्यूट न करें, म्यूट रखें। और शार्दुला जी आप कहाँ हैं? मैं यहाँ आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। unmute। तो मैं शार्दुला जी सिंगापुर से हैं। शार्दुला जी वहाँ बहुत सी योजनाओं से जुड़ी हुई हैं। एक कवितालय या कवितालय ही है शार्दुला जी? कविताई चलाती हैं एक संस्था, और उसकी फिर इंटरनेट पर उसकी उपस्थिति देखी जा सकती है। बहुत रचनाकारों को जोड़ती हैं, सक्रिय हैं, बहुत अच्छे गीत लिखती हैं, पढ़ने पढ़ाने में बहुत रुचि है। सिंगापुर से एक स्वर मैं बहुत समय से तलाश रही थी, तो विश्वम्भरा ने मुझे यह अवसर दिया कि हम शार्दुला जी को अपने साथ जोड़ें, और वे बड़े प्रेम और उत्साह के साथ हमसे जुड़ी और आज आपके मध्य में है। तो शार्दुला जी को मैं अपनी एक छोटे भाव चित्र के साथ आमंत्रित करती हूँ। आज मेरी बाह में घर आ गया है किलक कर, आज मेरी बाह में घर आ गया है किलक कर, रह रहे फुटपाथ पर ही एक नीली छत तले। शार्दुला जी स्वागत। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं माँ सरस्वती को प्रणाम करती हूँ, मंच को प्रणाम करती हूँ, सभी अग्रजाओं और अग्रजों के प्रति प्रणाम प्रस्तुत करती हूँ। आप सबका बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए। एक छोटा मुक्तक और 2 कविताएं हैं, अगर समय होगा तो 2 पढ़ दूंगी, नहीं तो एक कविता। मुक्तक है, पिघल के सूरज पड़ा है छत पे, पिघल के सूरज पड़ा है छत पे, पिघल के मिस्री घुली है खत में, पिघल के दोने में घी तिरा है, पिघल के दोने में घी तिरा है, पिघलना खुशियों का एक सिरा है। संभल के खुशबू ने राह बदली, संभल के खुशबू ने राह बदली, संभल के बेटे ने घर की सुध ली, संभल के खुशबू ने राह बदली, संभल के बेटे ने घर की सुध ली, संभल के पसरा दिन उठ चला है, संभलना जीने की एक कला है। क्या बात, बहुत अच्छे। एक कविता पढ़ती, जानती हूँ प्यार कम कम हो चला है। ये घर स्त्री विमर्श या घर तोड़ने वाली बात नहीं है, मगर एक सत्य है कि हर वक्त हर दौर गुलाबी नहीं रहता वैवाहिक जीवन का, और कवि का कर्तव्य है कि जब वो गुलाबी कविताएं लिखता है तो कुछ और सही कविताएं, सत्य जो प्रेम के अलग रूप हैं, उनकी भी कविता लिखे। का शीर्षक है, जानती हूँ प्यार कम कम हो चला है, भाव में श्रृंगार मध्यम हो चला है, भाव में श्रृंगार मध्यम हो चला है, जानती हूँ प्यार कम कम हो चला है। वाह। पहुंचती तो है तुम्हारी बात मुझ तक, पहुंचती तो है तुम्हारी बात मुझ तक, चल शिथिलता से समन्वय के पुलों पर, पहुंचती तो है तुम्हारी बात मुझ तक, चल शिथिलता से समन्वय के पुलों पर, फूल से ये वादियां अब भी भरी हैं, कब से ना कोई सजा इन कुंतलों पर, लहर में छिटके रुमालों सा सरल मन, लहर में छिटके रुमालों सा सरल मन, बूढ़ता कभी तैरता दम खो चला है, जानती हूँ प्यार कम कम हो चला है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। प्रेम से बढ़के है मसले जीविका के, प्रेम से बढ़के है मसले जीविका के, हर खुशी समराशि ऋण का भार भरती, प्रेम से बढ़के है मसले जीविका के, हर खुशी समराशि ऋण का भार भरती, और अति परिचय अरुचि को जन्म देता। क्या बात है। अति परिचय अरुचि को जन्म देता, और अति परिचय अरुचि को जन्म देता, नहीं कहती पर मैं सच स्वीकार करती। बहुत अच्छे। महानगरों में सिमटते बाग बिरवे, महानगरों में सिमटते बाग बिरवे, 4 गमलों में कोई गम बो चला है, क्या बात, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जानती हूँ प्यार कम कम हो चला है। अंतिम बंद है,
राधिका अब श्याम पहले सा नहीं है, राधिका अब श्याम पहले सा नहीं है, आएगा भी तो बंधेगा क्या नयन से। राधिका अब श्याम पहले सा नहीं है, आएगा भी तो बंधेगा क्या नयन से। विश्व हित जो छोड़ता सर्वस्व अपना, मानिनी प्रतिवाद क्या उसके चयन से। वेणु कटिकाछनी में लौट जाओ, वेणु अब कटिकाछनी में लौट जाओ, युद्ध तुर ही नाद पंचम हो चला है, जानती हूँ प्यार कम कम हो चला है। बहुत ही सुंदर, क्या बात, बहुत ही सुंदर। आप में श्रृंगार मध्यम हो चला है, जानती हूँ प्यार कम कम हो चला है। कविता जी, एक कविता के लिए समय है क्या? जी 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 जी, पढ़िए पढ़िए। बिल्कुल ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। एक श्रृंगार है, एक गुलाबी कविता है, वाकई गुलाबी कविता है ये। अगर तुम नहीं होते। हमने बहुत बार देखा प्रकृति का मानवीकरण हम करते हैं, अब आप देखें कि हम एक मानव का प्रकृतिकरण कर रहे हैं। अगर तुम नहीं होते, अगर तुम नहीं होते, भैरवी राग होते तुम। अगर तुम नहीं होते, भैरवी राग होते तुम। जवां दिल में धधकती जो वो पुख्ता आग होते तुम। वाह वाह, हिसाबों, क्या बिंब है। हिसाबों में खरेपन से भरी खचपच बही होते। हिसाबों में खरेपन से भरी खचपच बही होते। गांव की पीठ थपकाते सजल लंबी नदी होते। हिसाबों में खरेपन से भरी खचपच बही होते। गांव की पीठ थपकाते सजल लंबी नदी होते। अगर एटम कोई होते, अगर एटम कोई होते, चतुर्भुज कार्बन होते। अगर एटम कोई होते, चतुर्भुज कार्बन होते। सभी का पर किसी का ना, सदा जोगी का मन होते। अगर एटम कोई होते, चतुर्भुज कार्बन होते। सभी का पर किसी का ना, सदा जोगी का मन होते। चयन कर पुस्तकें देते, अनुभवी हाथ होते तुम। चयन कर पुस्तकें देते, अनुभवी हाथ होते तुम। कला संग देखते जड़वत, पारखी साथ होते तुम। कीमती जो सदा सबसे, कीमती जो सदा सबसे, बालपन की हंसी होते। पीढ़ियां मिल जहां रहती, वो बाबा की जमी होते। कीमती जो सदा सबसे, बालपन की हंसी होते। पीढ़ियां मिल जहां रहती, वो बाबा की जमी होते। पठाए मेघ से चिटिया, पठाए मेघ से चिठिया, रखी बोतल में संदेशे। सरलता तुम भरोसों की, पराजित जिनसे अंदेशे। सफलता, सरलता तुम भरोसों की, पराजित जिनसे अंदेशे। कभी तुम कुछ नहीं होते, कभी तुम कुछ नहीं होते। कभी होते सभी कुछ तुम। कभी तुम कुछ नहीं होते, कभी होते सभी कुछ तुम। अगन पानी हवा माटी और ईथर में ना होते गुम। अगन पानी हवा माटी और ईथर में ना होते गुम। अगर तुम नहीं होते, भैरवी राग होते तुम। जवां दिल में धधकती जो वो पुख्ता आग होते तुम। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया शार्दुला जी, बहुत सुंदर बिंब, बहुत अच्छे भाषा प्रयोग और उसके मध्य प्रतीकों के माध्यम से आपने समझा होगा क्या कहना, क्या संप्रेषित भाव करना चाह रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद शार्दुला जी, बहुत धन्यवाद। आपने मेरे साथ पहली बार रचना पाठ किया है और मैं इसके लिए आपका आभार व्यक्त करती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, धन्यवाद। अब हम अगली रचनाकार हमारे मध्य हैं वंदना शर्मा जी। वंदना जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। वंदना जी, उनका मैसेज। ज्योति जी, आप अपने आप को म्यूट रखिए। ज्योति सिंह जी, आप म्यूट रखिए अपने आप को।
वंदना जी को अभी भी कनेक्शन होने में दिक्कत है, तो उनसे मैं गुजारिश वे करूंगा कह कि अगर रही हैं, उनका मुझे मैसेज है कि बार-बार लाइट आ जा रही है तो कट जाता है, तो मैंने उन्हें कहा है कि मोबाइल से आ जाएँ, तो देखिए शायद मोबाइल से आए वे। वो अपना क्लियर है, क्योंकि जो क्रम हम सोच रहे थे, तो उसमें वंदना जी से आगे बढ़ना होगा हमें। मैं अनुमान से आगे बढ़ रही हूँ। ये प्रसाद जी हैं, हैं और अच्छी एक बात है कि वे रहती हैं ह्यूस्टन में, और ऐसे तो कई कारणों से प्रसिद्ध इस बार जो भगवती कार्यक्रम हुआ उसमें जो कीर्तन हमने रचा ह्यूस्टन में आके तो जी की भौतिकी आती है, कहानी संस्मरण में वे लिखती हैं और सारे भी हैं जिन प्रपंचों के लिए व्यथित करते हैं, इसलिए मुझे वे अच्छी लगते हैं और मेरे पास है। मैं एक अपनी एक चित्र आप म्यूट कर लीजिए। तो चिरखती उन लकड़ियों की गंदी रोटी दूसरे घर लौटने मन बहुत घर लौटने बसता है, मन बहुत। इलाजी आपका स्वागत है। जी हाँ जी, चलिए। मुझे सुन पा रहे हैं सब लोग? जी जी। नमस्कार सबों का। और मैं हमेशा लोगों को पढ़ती रही हूँ, लेकिन किसी को सुनने का ये मेरे लिए पहला अवसर है। इसके लिए मैं कविता जी की बहुत बहुत आभारी हूँ। उन्होंने मुझे इस कार्यक्रम से जोड़ा और इतने सारे लोगों से मेरा परिचय भी कराया और मुझे सबों को सुनने का अवसर दिया। तो दूसरी बात, मैं समय की एक पाबंदी है, मैं नहीं जानती मैं कितना कुछ क्या सुना पाऊंगी। कविता जी मुझे बीच में रोक दें अगर मैं समय की सीमा लांघ जाऊं। और मेरी कविता थोड़ी सी, जो मैं पहली कविता सुनाने जा रही हूँ, वो है तो पुरुष के दृष्टिकोण से, लेकिन ये बताता है कि स्त्री की अहमियत क्या होती है। तो पहली कविता का शीर्षक है मायके से लौटी पत्नी के नाम। तुम्हारे जाने के बाद आज पहली बार मैंने काम वाली बाई से कहा कि जाने से पहले वह साफ कर दे दीवारों पर से मकड़ियों के जाले, झाड़ू के साथ पोंछा भी लगा दे, बतला जाए कहाँ रहते हैं सब्जियां, आटा, दाल, चावल रसोई घर में, और विदा हो जाए। खाना मैं खुद बना लूंगा। उसकी चकित दृष्टि की अवहेलना करते हुए मैंने पूरे घर की एक एक चीज का हिसाब किया, यह भी जाना कि रसोई घर की अलमारी के किस कोने में तुम रखती रही नमक, तेल, मसाले। जानता हूं मैं, जब यात्रा की थकान और ऊब लेकर तुम लौटोगी घर में मेरे साथ स्टेशन से, तो तुम्हारे साथ सब फूल पौधे मुस्कराएंगे जिन्हें संभालता रहा मैं तुम्हारी अनुपस्थिति में, और तुम्हारी चकित दृष्टि का अनुसरण करते हुए दीवारें ठठाकर हंस देंगी। मैं तुम खुश हो जाओगी एक बारगी, यह जानते हुए भी कि तुम्हारी अनुपस्थिति में मैं इतना साफ सुथरा नहीं रहा होऊंगा कि यह जो व्यवस्था है अभी अभी क्रियान्वित हुई है, मात्र कुछ घंटे पहले। खाना गर्म है क्योंकि मैंने बनाया है। तुम रीझोगी, तनिक खींचोगी भी इस मान सम्मान पर, और मैं अपने अंदर से बाहर जैसे बरसों बाद घर लौटूंगा कि बीच के समय में तो यहाँ रहा ही नहीं, जीवन जिया ही नहीं। दूसरी कविता है
बढ़िया 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 मैम, ऊपर मेरी प्रतिक्रिया अब तक नहीं पहुंच रही थी। दूसरी कविता है। उसने बोगनवेलिया से कहा, ठंड तो है लेकिन तुम्हें परेशानी नहीं होगी, तुम्हारी शाखें पहुंचती हैं धूप तक, बस इन्हें थामे रहना, जैसे मैं थाम लेती हूँ अपने नन्ही बच्चे की नाजुक नम उंगली, और भूल जाती हूँ वे तमाम चोटें जो जिंदगी देती है। भूल जाती हूँ वे तमाम चोटें जो जिंदगी देती हैं। आपका कैमरा बंद हो गया आइला जी। अच्छा, एक मिनट देखती हूँ। स्टार्ट वीडियो। अभी दिखाई दे रही हूँ मैं? जी ठीक है, ओके। चलिए मैं एक कविता और सुनाती हूँ, सुनो। तुम कुछ तो बोलो। न बोलने से भी बढ़ता है अंधेरा, हम कब तक अपने अपने अंधेरे में बैठे अजनबी आवाजों की आहटें सुने, इंतजार करें कि कोई आए और तुमसे मेरी और मुझसे तुम्हारी बात करे, फिर धीरे धीरे पाँव फटे, हम उजाले में एक दूसरे के चेहरे पहचाने, तब शायद जाने कि हम में से कोई भी गलत नहीं था। परिस्थितियों के मारे हम गलतफहमियों के शिकार बने अपनी ही परिधि में चक्कर काटते रहे हैं। कहीं कुछ फंसता है, रह कर लगता है, कौन जाने बिंदु भर की ही हो दूरी, कि हम अपनी अपनी जगह से एक कदम आगे बढ़ें और पा जाएं वह बिंदु जहां दो असमान वृत्त परस्पर एक दूसरे को काटते हैं। अरे वाह। सच कहना, देखो सच कहना, तुम्हें भी उसी बिंदु की तलाश है ना? क्या कविता जी और समय है आपके पास? जी जी, एक सुनाइए और। ओके। एक मिनट ना, ये सब हो गया है, इतना कुछ मेरे स्क्रीन पे कि मैं अपनी कविताएं इसमें ढूंढ लूं पहले। कैमरा, यस। एक कविता मैं थोड़ी सी अलग सुनाने जा रही हूँ, पर्यावरण पे। एक मिनट, ये मुझे जरा मिल जाए पर्यावरण वाली कविता। हवा में घुली थी बारूद की गंध, आसमान बादलों से घिरा, साल का पहला दिन कुछ यूं मिला, बड़ों और बच्चों ने छोड़े थे पटाखे रात भर, सड़क लाल कागज के टुकड़ों से पटी पड़ी थी, हवा में सूखे पत्ते सरसराते थे इधर उधर फुसफुसाते हुए। धरती को शर्मिंदा तुमने किया, हमारा क्या, हमें तो जितना जीना था जिया, जीवन दिया। मैं छोटी छोटी ही कविताएं लिखती हूँ और इसलिए शायद आपकी समय सीमा में मेरी बहुत सारी कविताएं आती जा रही हैं। यही वजह है। हाँ, क्योंकि मैं छोटी कविताएं लिखती हूँ। एक और कविता सुनाऊंगी, ये आपके विषय से है। इसका शीर्षक है घास। ए घास छोड़ मेरा हाथ, परे हट जरा, मिट्टी ने कहा, इतना भी क्या मोहरी पराई जमीन से जोड़, साथ जा सबर, कटेगी दबेगी तब भी जिएगी, बेटी है तू, पांव तले रौंदी जाएगी और फिर पनप पाएगी, स्त्री है तू। वाह, स्त्री है तू, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए धन्यवाद। चलिए धन्यवाद। मेरे पास, मैंने कहा ना, मेरी समस्या ये है कि मुझे स्त्री विमर्श की कविताएं ढूंढनी पड़ती हैं, क्योंकि मैं बहुत, शायद मैं कुछ ज्यादा विषयों पर लिखती हूँ और शायद प्रकृति पर ज्यादा लिखती हूँ, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। स्त्री की चिंताओं में प्रकृति है,
वही एक छोटा एक दिया बचाती है, वही रंगोली बनाती है, वही बच्चों को बचाती है ना? जी वही आकार जी तारों की भी चिंता करती है, बच्चों बहुत बहुत को धन्यवाद चंदा मामा की कविता जी। कहानियां भी सुनाती है। तो स्त्री की चिंताओं में, स्त्री के कारण ही यह संसार टिका हुआ है, उसकी पूरी चिंता दुनिया हाँ सभी विश्व के सभी विषय उसकी चिंताओं का कारण हो सकते हैं। धन्यवाद। मैं आपको फिर से चलिए धन्यवाद देती हूँ इला जी। अब आप अपने आप को म्यूट कर लें प्लीज। और यदि वंदना जी अभी भी नहीं है तो मैं फिर आगे बढ़ती हूँ। हमारी अगली रचनाकार ऑस्ट्रेलिया से हैं, रेखा राजवंशी जी। रेखा जी वहाँ पर पिछले 20 सालों से वहाँ रह रही हैं। और ये कोई अनम्यूट है, कृपया अपने आप को म्यूट करिए। सभी लोग कृपया अपने आप को म्यूट करें जी। तो रेखा जी वहाँ 20 वर्षों से हैं। उन्होंने वहाँ पर सिडनी विश्वविद्यालय में प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम में हिंदी पढ़ाती रही हैं, और आदिवासियों की लोक कथाओं, अंग्रेजी वहाँ के जो आदिवासी लोक कथाएं हैं ऑस्ट्रेलिया की, उनका हिंदी में इन्होंने अनुवाद का कार्य भी किया और कई सम्मानों से सम्मानित हैं। और इनका पहला कहानी संकलन भी अभी आ रहा है। तो मैं रेखा जी को अपने एक छोटे से घर विषयक भाग से आमंत्रित करती हूँ। रेखा जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर लें तब तक, ताकि और आप स्क्रीन पर आ जाए। तो अंतर मन की झील किनारे घर रोपा। कुछ डिस्टरबेंस है पीछे से। आप सभी लोग जरा अपने आप को म्यूट कर रखिए कहीं से। इला जी शायद या किसी के यहाँ से आवाज एको हो रही है। उनका स्पीकर चलिए। तो अंदर मन की झील किनारे घर रोपा था, आंखों में अवशेष लिए फिरती लहरें, आंखों में अवशेष लिए फिरती लहरें। रेखा जी, आपका स्वागत है। आप आए, कैमरा और ऑडियो ऑन कर लें। आपसे सुनेंगे रचनाएं। कविता जी नमस्ते। सभी श्रोताओं को मेरा नमस्ते और सभी कवियत्रियों को भी मेरा प्रणाम। और आपने बड़े अच्छे से शेर के सब पंक्तियों के साथ मुझे बुलाया, उसके लिए आपका हार्दिक धन्यवाद। तो आज का जो विषय है एक घरोंदा मन के भीतर, तो मुझे 2 लाइनें यही समझ आई। एक घरोंदा मन के भीतर, और एक घरोंदा मन के भीतर, एक घरोंदे के मन अंदर, बाहर अंदर अंदर बाहर, बाहर अंदर अंदर बाहर, जाने कितने बहे समंदर। तो बहुत अच्छा आपने विषय लिया है कविता जी। तो मैं 2 पंक्तियां पहले आपको ही सौंप देती हूँ ये रुबाई के माध्यम से। अपनी किस्मत को कुछ ऐसे भी सवारा जाए, अपनी किस्मत को कुछ ऐसे भी सवारा जाए, बीते लम्हात को फिर आज पुकारा जाए। कोई शिकवा न शिकायत न गिला आज करे, चंद सांसों का सफर साथ गुजारा जाए, चंद सांसों का सफर साथ गुजारा जाए। तो टॉपिक के हिसाब से मैं अपनी नज़र में जो जो जिस किताब पर मैं काम कर रही हूँ, मैं सोचती हूँ मैं वहीं से शुरुआत करूँ। तो अच्छा रहेगा। थोड़ा घर के बारे में, घरोंदे के, जिस घरोंदे में हम महिलाएं रहती हैं उससे संबंधित है। ये कितनी बार होता है, ये कितनी बार होता है कि मैं मसरूफ होती हूँ, कभी खाना बनाने में, कभी बाजार जाने में, कभी फिर काम पर जाकर कुछ पैसे कमाने में या बच्चों को पढ़ाने में, कि जब सुनसान घर में ख्वाहिशें चुपचाप होती हैं, किताबें मेरी अलमारी में जब बेहोश सोती हैं, ये अपनी कार के अंदर, मैं अपने घर के रास्ते में कभी फिर से तुम्हारी याद में कुछ गुनगुनाती हूँ, तुम्हारे पास आती हूँ। अचानक फिर कहीं से इश्क की रहमत बरसती है,
कि मैं फिर भीग जाती हूँ, कि मैं फिर भीग जाती हूँ। तो दोस्तों मित्रों, यहाँ पर सर्दी का मौसम है, तो ये जो मेरी नज्म है ये बहुत ताज़ी है, मैं सोचती हूँ कि आपको पसंद आएगी। ये कितनी बार होता है कि मौसम मेरी खिड़की से मेरे कमरे में आता है। ये कितनी बार होता है कि मौसम मेरी खिड़की से मेरे कमरे में आता है। ठिठुरती हुई सुबह में गरम मफलर लपेटे राग भैरव गुनगुनाता है कि सिहरन से भरी ठंडी हवाएं जुल्फ को मेरी, कि सिहरन सिहरन से भरी ठंडी हवाएं जुल्फ को मेरी कहीं पर छू के जाती हैं, हौले हौले थपका के कहीं मुझको जगाती हैं। तुम्हारी गर्म सांसें तब मेरे रुखसार को छू के मुझे वापस बुलाती हैं। न जाने कितने लम्हे कितनी बातें फुसफुसाती हैं। कहीं फिर इश्क का इस रूह में शोला भड़कता है। नरम पश्मीना के अंदर अचानक दिल धड़कता है कि मैं धीरे से उठकर खिड़कियां सब खोल देती हूँ कि आ जाता है घर में फिर कहीं मौसम मोहब्बत का। मित्रों, मैं अगली एक नवगीत मैंने लिखा था पतझड़ समाप्त होने के बाद, ये प्रस्तुत करूंगी, और वक्त हुआ तो एक गजल कविता जी ने आज्ञा दी तो। स्वागत जी, बहुत बहुत आभार कविता जी। आज हवा ने फिर पतझड़ पर लिखे गीत नए, और पत्ते ताली बजा बजा कर ढूंढे मीत नए। और सूर्य देव ने धीमी कर दी वहां गैस की आग। शाम आज कुछ जल्दी आई, रस्ते रीत गए। आज हवा ने फिर पतझड़ पर लिखे गीत नए, और चंदा ने अपने दरवाजे बंद कर लिए कैसे। जला अंगीठी बैठे तारे हाथ सेकते जैसे, और रात बहुत सन्नाटा लाई। रात बहुत सन्नाटा लाई, जुगनू जीत गए। आज हवा ने फिर पतझड़ पर लिखे गीत नए। और आखिरी बंद है, वार्डरोब से याद तुम्हारी चुपके चुपके आई, और कैडबरी सी मीठी जाने कितनी यादें लाई। और सोच रहा मन बिना तुम्हारे, सोच रहा मन बिना तुम्हारे बरसों बीत गए। आज हवा ने फिर पतझड़ पर लिखे गीत नए। बस एक गजल और प्रस्तुत करना चाहती हूँ, और इस गजल के साथ है, ये मेरी बहुत शुरू में साप्ताहिक हिंदुस्तान में प्रकाशित हुई थी, और शायद मैं 23 साल की थी तब मैंने इसको लिखा था, पर अभी जब किताब छपी तो इसको थोड़ा और ठीक करा। आशा है आपको पसंद आएगी। जिंदगी बहुत बहुत आभार। जिंदगी धुंध है, कुहासा है, मन समंदर है, फिर भी प्यासा है। ढूंढते हम किसी को भीड़ में भी, ढूंढते हम किसी को भीड़ में भी। सब है ये तो महज दिलासा है, ये मन समंदर है, फिर भी प्यासा है। और महफिले जश्न में लगी दुनिया, महफिले जश्न में लगी दुनिया, पर मेरा दिल भरा भरा सा है, पर मेरा दिल भरा भरा सा है। और नजरें उसको ही ढूंढती है बस, नजरें उसको ही ढूंढती है बस। लम्हा हाथों से जो गिरा सा है, लम्हा हाथों से जो गिरा सा है। और रात बीती नशे की हालत में, होश लेकिन अभी जरा सा है, होश लेकिन
अभी जरा सा है, और सुबह का नाम ले रहे हैं सब, सुबह का नाम ले रहे हैं सब, क्यों पर माहौल रात का सा है, क्यों पर माहौल रात का सा है। और लगता है रोशनी तो शहर में काफी है, रोशनी तो शहर में काफी है, बस मेरा घर जरा बुझा सा है, बस मेरा घर जरा बुझा सा है, जिंदगी धुंध है, कुहां सा है, मन समंदर है, फिर भी प्यासा है। तो कविता जी बहुत बहुत शुक्रिया, और सब सुनने वालों को मेरा प्रणाम, नमस्ते। मैं आप लोग समंदर का प्यासा है। बहुत सुंदर पंक्तियां जी। और रेखा जी ऑस्ट्रेलिया से हैं, आप कल्पना कर सकते हैं कि वहाँ आधी रात है और वे इस समय हमारे साथ जुड़ी। मैं पहले आधा घंटा और पीछे से शुरू करी, भारतीय समय से 9 बजे शुरू करना चाह रही थी, तो केवल रेखा जी के घर से आधा घंटा लेकर रेखा जी ने कहा मुझे जल्दी से पढ़ो, तो मैंने कहा कि हमने इसीलिए शनिवार को रखा है कार्यक्रम, ताकि आप देर तक रविवार को सुबह सोती रह सकें और नींद पूरी कर सकें। तो रेखा जी धन्यवाद आपका, आपने बहुत सुंदर गीत सुनी और बाकी भी आपकी रचनाएं बहुत अच्छी लगी। मेरे यहाँ लैंडस्केपर पीछे चल रहा था, तो मैंने अपने आप को म्यूट पर रखा हुआ था, नहीं तो बहुत डिस्टरबेंस थी, तो शोर आ रहा था उनका। तो धन्यवाद फिर से आपका, मैं पुनः आभार व्यक्त करती हूँ। हम आगे की ओर बढ़ें। मैं सोचना चाह रही हूँ कि क्योंकि आयु क्रम से हमने रखा हुआ है, मैं सही आयु किसी की नहीं जानती, लेकिन आप मुझे क्षमा करें यदि किसी को लगे कि मैं तो उससे छोटी हूँ या अमुक से मैं, तो उस भागी मैं बनूंगी, तो इसलिए आप मुझे क्षमा कीजिएगा। मुझे लगता है कि मैं नहीं है तो उनसे अगली रचनाकार है हमारी, यदि वंदना जी हैं, वंदना जी हैं, लेकिन वंदना जी का उपलब्ध नहीं है, कैमरा पर वे हैं लेकिन उनका ऑडियो कनेक्टेड नहीं है। तो वंदना जी, और देवनागरी के साथ जब आप देवनागरी में अपने नाम लिखते हैं तो आप पूरी सूची में सबसे अंत में देवनागरी वालों को, ये टेक्नोलॉजी ऐसी है, वे सबसे अंत में ले जाती है। तो वंदना जी बार बार जुड़ रही हैं, तो मैं इसलिए उनके साथ हैशटैग लगाकर उनको ऊपर भी नहीं ला पा रही हूँ, क्योंकि फिर से डिस्कनेक्ट हो जाती हैं। तो मुझे अनामिका जी को आमंत्रित करें। अनामिका जी समकालीन कविता का संभवतः बड़े 4-5 नाम रचनाएं तो मैं रहेगी। यूं तो अंग्रेजी अध्यापन से जुड़ी हुई हैं, अपने मधुर स्वभाव, अपनी मधुर व्यवहार के कारण वे एक अलग प्रकार से दिलों में अपना स्थान बना लेती हैं, लेकिन अपनी रचनात्मकता के कारण उन्होंने बहुत श्रोताओं, पाठकों, विद्यार्थियों के हृदय में अपना स्थान बनाया हुआ है। बहुत सशक्त रचनाकार हैं। बहुत समय से अनामिका जी को पढ़ती और जानती हूँ और प्रभावित हूँ उनसे। उनका मैं परिचय, असल में जो भी थोड़ा भी अध्यापन से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, अनामिका जी किसी चीज की मोहताज नहीं है और सभी उन्हें बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। मैं अनामिका जी को अपने भाव चित्र से समर्पित करते हुए आमंत्रित करती हूँ। अनामिका जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर लें और कैमरा ऑन कर लें। तब तक लहर लहर पर दौड़ रहा, पर खेल रहा है अपना घर। लहर लहर पर डोल रहा, पर खेल रहा है अपना घर। बादल मत गरजो बरसो, चट्टानों से लगता है डर। जी आप म्यूट हैं जी।
अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। जी अभी सुनाई दे? जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पहली कविता का शीर्षक है एक औरत का पहला राजकीय प्रयास। जी वह होटल के कमरे में दाखिल हुई। अपने अकेलेपन से उसने बड़ी गर्मजोशी के साथ हाथ मिलाया। कमरे में अंधियारा था, घुप अंधेरा था कुएं का, उसके भीतर भी। सारी दीवारें टटोली अंधेरे में, लेकिन स्विच कहीं नहीं था। पूरा खुला था दरवाजा, बरामदे की रोशनी से ही काम चल रहा था। सामने से गुजरा जो बेहरा तो आर्त भाव से उसे देखा। उसने उलझन समझी, बाहर खड़े ही खड़े दरवाजा बंद कर दिया। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, बल्बों में रोशनी के खिल गए सहस्रदल कमल। भला बंद होने से रोशनी का क्या है रिश्ता, उसने सोचा। डल्लब पर लेटी चटाई चुभी घर की, अंदर कहीं रीढ़ के भीतर। तो क्या एक राजकुमारी ही होती है हर औरत? 7 गलीचों के भीतर भी उसको चुभ जाता है कोई मर्दाना आदिम स्मृतियों का। पढ़ने को बहुत कुछ धरा था, पर उसने बांची टेलीफोन तालिका और जानना चाहा अंतरराष्ट्रीय दूरभाष का ठीक ठाक खर्चा। फिर अपनी सब डॉलरें खर्च कर उसने 3 किए अलग अलग कॉल। सबसे पहले अपने बच्चे से कहा, हेलो हेलो बेटे, पैकिंग के वक्त सूटकेस में ही तुम ऊँग गए थे कैसे? सबसे ज्यादा याद आ रही है तुम्हारी, तुम हो मेरे सबसे प्यारे। अंतिम दोनों पंक्तियां अलग अलग उसने कही। ऑफिस में खिन्न बैठ अंट शंट सोचते अपने प्रिय से, फिर चौके में चिंतित बर्तन खटकाती अपनी माँ से। अब उसकी हुई गिरफ्तारी, पेशी हुई खुदा के सामने कि ऐसी एक जुबान से उसने 3 लोगों से कैसे ये कहा, सबसे ज्यादा तुम हो प्यारे। यह तो सरासर है धोखा, सबसे ज्यादा माने सबसे ज्यादा। लेकिन खुदा ने कलम रख दी और कहा, औरत है, उसने ये गलत नहीं कहा। औरत है, उसने ये गलत नहीं कहा। वाह वाह वाह। एक छोटी कविता है वानप्रस्थ। वानप्रस्थ मतलब अपने ही घर पर करके बैठने की अवस्था, दुनिया की ओर मतलब विदेह होकर बैठने की अवस्था, ऋतु मुक्ति के बाद की अवस्था। तो हे भंते, नहीं जानती मेरे जीवन का हासिल क्या, हा रहे हैं मेरे सीने में मेरे वे सारे संबंध जो बन ही नहीं पाए, वे मुलाकातें जो हुई ही नहीं, वे रास्ते जो मुझसे छूट गए या मैंने छोड़ दिए, उड़ के दरवाजे जो खोले नहीं मैंने, शब्द जो उचारे नहीं और प्रस्ताव जो विचारे नहीं। क्या मेरे सगे थे वही जिनकी मैं सगी न हुई, करते हैं मेरी परिचर्या इस घने जंगल में वे ही, जब आधी रात को फूलती है वह कुमुदनी मेरी हताहत शिराओं में और टूट जाती है नींद। एक पक्षी चीखता है कहीं विरह दग्ध, आसमान भी किसी आहत जटायु सा बस गिरा ही चाहता है इन कंधों पर। और पड़ता है हृदय में सन्नाटा प्रलय मेघ सा।
घबरा कर बुद्ध की तरफ देखा। बुद्ध कुछ बोले नहीं, बस मुस्कुरा दिए और उत्तर मिल गया मुझको अपने सतत प्रश्न का। अनामिका से बोली अनामिका, सगा तो वही जो कि कुछ भी नहीं बोला, पर साथ बना रहा, मंथर गति से चलता, आगे बढ़ता जैसे युद्ध भूमि में हाथी बढ़ता है, बौछार तीरों की हर तरफ से झेलता। वाह वाह, बौछार तीरों की हर तरफ से झेला। बहुत बढ़िया अनामिका जी। एक अंतिम कविता सुना देती आम्रपाली। ये कविता वृद्धाएं सुना देती हूँ मैं, अपनी जो हमारी माएं हैं जी, या उन पर है ये। अब जो हम अब थोड़े दिनों में हम भी उसी स्थिति में पहुंचेंगे, लेकिन ये कविता मैंने तब लिखी थी जब मैं किशोरी ही थी और वृद्धाओं की ये जो दशा दिखी थी उस समय। अब मैं सोचती हूँ उसके बारे में तो मुझे लगता है कि चलो वृद्धाएं। अनामिका जी, आपका वीडियो बंद हो गया है। जी ठीक है। वृद्धाएं धरती का नमक है, कपड़ा है देह जीर्णानी वर्णानी वाला। यह श्लोक गीता का सुना था कभी बहुत बचपन में, पापा के पेट पर पट लेटे लेटे। संदर्भ यह है कि दादा गुजर गए थे, रो रहे थे पापा धीरे धीरे, और हल्की हिचकियों से हिल जाता था जो कभी पेट उनका। मुझको हिचकोले का आनंद आता था। हालांकि डरी हुई थी मैं यूं सबके एकाएक रो पड़ने से। बहुत जगह थी कि जो कभी नहीं रोते थे, केवल रुलाते थे, वे सब भी आज रो रहे हैं फुक्का फाड़े। डरी हुई सहमी हुई थी, तभी तो यूं चिपकी थी पापा से, पसीने से तर उनके बनियान की तरह जो शायद फटी भी हुई थी। समझा रहा था कोई उनको, क्यों रो रहे हो, यह देह कपड़ा, फटा हुआ कपड़ा बदल लेती है आत्मा, तो इसमें रोना धोना क्या। मैं क्या समझी क्या नहीं समझी अब कुछ भी याद नहीं। अब बस इतना जानती हूँ, जीर्णानी वस्त्राणी के नाम पर कपड़े जब तार तार होने लगते हैं, बढ़ जाती है उनकी उपयोगिता। फटे हुए बनियान बन जाते हैं झाड़न, और पुराने तौलिए पोछे का कपड़ा। फटी हुई साड़ियां दुपट्टे बन जाती हैं बच्चों की फलियां। धोती के कोरों का अच्छा बनता है इजार बंद, कहीं न कहीं सबसे मिल जाता है उनका तार छंद, जो फटकर तार तार हो जाते हैं, सार्वजनिक बन जाती है जिनकी निजता। वृद्धाएं धरती का नमक है, किसी ने कहा था। घर में हो कोई वृद्धा, खाना ज्यादा अच्छा पकता है। पर्दे, पेटीकोट और पायजामे भी दर्जी और रफूगरों के मोहताज नहीं रहते। सजा धजा रहता है घर का हर कमरा, बच्चे ज्यादा अच्छा पलते हैं। उनकी नन्ही मुन्नी उल्टियां संभालती जागती है वे रात भर। उनके ही संग साथ से भाषा में बच्चों की आ जाती है एक अजब कौंध, मुहावरों, मिथकों, लोकोक्तियों, लोकगीतों, लोक गाथाओं और कथा समयकों की। उनके ही दम से अतल कूप खुद जाते हैं बच्चों के मन में आदिम स्मृतियों के। घुल जाती है बच्चों के सपनों में हिमालय विमालय की अतल कंदराओं की दिव्य वर्णी दिव्य गंधी जड़ी बूटियां और फूल बूल। रहती हैं वृद्धाएं, घर में रहती हैं, लेकिन ऐसे जैसे अपने होने की खातिर हो क्षमा प्रार्थी। लोगों के आते ही बैठक से उठ जाती, छुप छुप कर रहती है छाया सी माया सी। कोशिश करती है कुछ पढ़ने की, बाद में टहलने लगती है और सोचती है बेचैनी से गांव गए बहुत दिन हुए। उनके बस यह सोचने भर से जादू से घर में सब हो जाता है ठीक ठाक। सब कहते हैं अरे अभी कहाँ जाओगी,
अभी तो हमें जाना है बाहर, बच्चों को रखेगा कौन। कपड़ों की छाती जब फटती है, बढ़ जाती है उनकी उपयोगिता। वाह वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे अनामिका जी, बहुत धन्यवाद। कल्पना, हाँ, धन्यवाद, सबको इतनी अच्छी कविताएं सुनने को मिली, बहुत अच्छा लग रहा है। नहीं, हमें आपको सुनकर बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत समय बाद मैं आपको सीधे सुन रही हूँ। और मुझे याद है बांदा में केदार सम्मान के से पहली बार मिले थी। हाँ, और तब सीधे एक दूसरे को, तो आज फिर यह अवसर इस तकनीक ने हमें दिया है और बड़े हमारे लिए गर्व और प्रसन्नता की बात है। मैं सभी जिन रचनाकारों ने काव्य पाठ कर लिया है, मैं उनसे आग्रह करूंगी कि वे जाए नहीं, क्योंकि जितने भी हमारे कविता में रुचि रखने वाले सहृदय श्रोता जुड़े हुए हैं, चाहती हूँ कि कार्यक्रम सबसे यदि कोई कुछ कहना, उन्हें एक अवसर ऐसा मिला है, नहीं तो अन्यथा यह संभव नहीं। तो आप यदि कोई चाहते हैं, कोई आपसे प्रश्न सीधे कर सकते हैं, एक छोटा छोटा, ऐसा तो नहीं होगा कि प्रत्येक प्रश्न का उत्तर, लेकिन भी यदि कोई कुछ तो मैं भी, क्योंकि वंदना जी नहीं जुड़ पा रही थी, मैं को पहले बुलाना चाहती थी, तो अभी मैं चाहती हूँ कि देती हूँ और मोबाइल से उनको कॉल करके आज तो आप लोग मेरे साथ करेंगे। हाँ, आप रहिए, अब पार्टी में आमंत्रित कर रही हूँ और बोल रही हूँ आपको, मैं आपका थोड़ा परिचय दे दूँ। हाँ, मैं थोड़ा परिचय। हेलो, हेलो, हाँ जी वंदना, एक मिनट। तो जी, मेरे विश्वविद्यालय का हिंदी अध्यक्ष है, और मैं बड़ी विशेष मैं यह मानती हूँ बहुत अच्छा, सभी तरह से कहीं कोई भी प्रकार का कोई ऐसा जिसे, और यही चीज उनकी मुझे सबसे उनकी बहुत अच्छी पकड़ है। और महिलाओं के कितनी रहती हैं, और यूनियन के लोगों के साथ मैं रमणिका जी को उस रूप में जानती हूँ, क्योंकि वे इस तरह से कार्य करती थी, और मुझे उसी तरह से प्रभावित करती हैं अपने व्यक्तित्व के गुणों के कारण। तो मैं अब यही ऑडियंस से अपनी रचना का पाठ करें। वंदना जी, वंदना जी, हेलो वंदना जी, जी मैं शुरू करती हूँ। आज मशक्कत भी नहीं मालूम है, बिल्कुल नहीं इस कार्यक्रम में, पर मैं प्रणाम करती हूँ और हैं उन सब और इस कार्यक्रम की जो संचालक है बड़ी भूमिका नहीं बनती, क्योंकि मैं भी आपसे बोलने की इच्छा करती बहुत थक चुकी हूँ। तो मैं कार्यक्रम के प्रारंभ में एक सरल सी कविता आपके सामने प्रारंभ करती हूँ। कविता का शीर्षक है जो प्रेम नहीं तोड़ते वे गाते भी नहीं। दीर्घा वीआईपी गरिमा से भर गई है, की लंबाई से असंतुष्ट है, साजिंदे अंगुलियों की चपलता पर। मंच के ठीक सामने दीर्घा वीआईपी गरिमा से भर गई है, पत्रकार गर्दन की लंबाई से असंतुष्ट है, साजिंदे अंगुलियों की चपलता पर मोहित। कैमरा घटित का सबसे ताकतवर गवाह आज भी उतना के नहीं देखता जहां से कभी परिदृश्य पर होता है। माइक की कोशिश है चोट का हर एक गूंज उठे आकाश में। माइक की कोशिश है चोट का हर एक गूंज उठे आकाश में। श्वेत वसना स्त्री फ्रेम तोड़कर गा रही है, जो फ्रेम नहीं तोड़ते वे गाते नहीं। श्वेत वसना स्त्री फ्रेम तोड़कर गा रही है,
जो फ्रेम नहीं होते वे गाते भी नहीं। लड़के स्थिर है, नहीं उपजता तीखा प्रेम, प्रार्थना करती लड़कियों पर। लड़के स्थिर है, नहीं उपजता तीखा प्रेम, प्रार्थना करती लड़कियों पर। मेरी बेचैनी है लड़कियों का स्वर, बस प्रार्थना क्यों है। दीप प्रज्वलन अध्यक्ष की नहीं दीप की भाषा है। मुख्य वक्ता बाहर के मुख्य और अंदर के सामान्य से जूझ रहे हैं। दीप प्रज्वलन अध्यक्ष की नहीं दीप की भाषा है। मुख्य वक्ता बाहर के मुख्य और अंदर के सामान्य से जूझ रहे हैं। तालियां भंग करती हैं ध्यान, तालियां हर एक से नहीं सुनती। एक हाथ से ताली नहीं बजाई जाती, एक हाथ से धक्का दिया जाता है। तालियां स्वागत ही नहीं, तालियां विदा भी। उम्र के तकाजे हो चले थे मंत्र से, अब वापस लौटते हैं लड़के। संचय है, ठीक ठाक हो रहा, मैं उदास हूँ, दीप बुझ गया। दीप का बुझना सामान्य बात नहीं, यह हमारे प्रति खुद की निराशा है। अब मैं अपनी दूसरी कविता आपके सामने जा रही हूँ। मुझे बिल्कुल नहीं पता चल रहा है मेरी कितनी आवाज आप तक पहुंची। मैं पढ़िए कविता आ जाती हूँ। जी वंदना जी पढ़िए आप। कविता चाहिए कितना बचा है कौतूहल है, बता सकती है किताबों की सेल्फ, कितनी बची है जिज्ञासा। खबरें ही बता सकती फिक्री मेरा, कितना बचा है कौतूहल, करती है चाय की प्याली, सेल्फ, कितनी बची है जिज्ञासा। खबरें ही बता सकती है बेफिक्री की नियार। जिन दिनों सुबह का अखबार कहता है शुभ प्रभात, सोचती हूँ क्या उनकी ये जिद है विस्मय का विषय हो जाए कविता में मिठास। पाले की मारी हुई फसलें डुबो दी है ग्लानि में, और बता रहा है यह पल दी जा चुकी है हमें जलावतनी की कठिनतम सजा। नहीं होती लाचारी की भाषा, असंभव है आंसुओं का अनुवाद। लाचारी की भाषा, असंभव है आंसुओं का अनुवाद। हर सिंगार से कब झरते हैं दुखों के कैंचुल, वे उतरते हैं आहिस्ता आत्मा की त्वचा से। तो किस समय पढ़ने चाहिए अखबार, तो किस समय पढ़ने चाहिए अखबार, किसी कविता से पहले किसी कविता के बाद। कि मंजूर नहीं खुशबुओं की जलावतनी, इसलिए गाती हूँ समझ काम है हंसना रात के खात्मे पर, बहुत विश्वसनीय है उनकी हंसी। वे बो रहे हैं सपनों का सौंदर्य और पूरी श्रद्धा से चुन रहे हैं उम्मीद। एक कविता मैं और आपके समक्ष पढ़ना चाहूंगी, ये मेरी आखिरी कविता है क्योंकि मैंने इतना प्रतीक्षा की है इस कार्यक्रम के लिए और मैं पढ़ नहीं पाई, तो इसलिए आपको एक और कविता मेरी सहनी। रात डराती ही और चूहे घर की तलाशी लेते हैं, भूख और लड़कियों से दूर झूठन में आविष्कार का आनंद खोजते हैं। रात गहराते चूहे घर की तलाशी लेते, भूख और लड़कियों से दूर झूठन में आनंद खोजते हैं। अचानक आया का शक करता है, ग्रीन पीते हुए उसे मैजेस्टी की गंध सोंगली होगी मेरी ज़बान में। महंगे नाइट सूट में गहरी नींद की दस्तक का अभिनय करता है। यहाँ रोटी आदर नहीं व्यापार का सामान है। हर दोपहर भूख चबाता हुआ मजदूर मुस्कुराता है भरपूर। हर दोपहर भूख चबाता हुआ मजदूर मुस्कुराता है भरपूर। वायलिन की तरह बज रही है उदार और कलमी ढोलक छाप बंडल सी सुलगती है। युवा मजदूर से छूने की हद तक नहीं हुए, दो गीत की थरथराता मदमाता स्वप्न है, हर वनों पर इतराते हुए पंछी फंसते हैं जाल में। वनों पर इतराते हुए पंछी फंसते हैं जाल में, जो हारते हैं लोभ से वो कई बार मरते हैं। पहाड़ी बरसात में स्त्री लकड़ियों से अधिक जंगल को घूरती है, सोचती है कैसे खिलची रहे आंगन की अल्पना, चूल्हे की आग सिर्फ इसीलिए बची रहे देह। जिन्हें चपाती बेलते हुए और चाहिए क्या पूछने की आदत हो, वहां देखना होगा इस सप्ताह का अंत घड़ियाल जैसा तो नहीं, आलसी और क्रूर या घर की नींद सीली हुई तो नहीं। जिन्हें चपाती बेलते हुए और चाहिए क्या यह पूछने की आदत हो, वहां देखना होगा इस सप्ताह का अंत घड़ियाल जैसा तो नहीं,
आलसी और क्रूर, या घर की नींव सीली हुई तो नहीं। समूची पृथ्वी पर रोटी की एक सी महक है, मीठी और सौंधी। यह बात सुख दुख को संपल देखने के आदि किसी स्थित प्रज्ञ ने कही होगी। समूची पृथ्वी पर रोटी की एक सी महक है, मीठी और सौंधी। यह बात सुख दुख को संपल देखने के आदि किसी स्थित प्रज्ञ ने कही होगी। मैं नहीं जानती भिखारी जिस श्रद्धा से देखता है प्रसाद, क्या मंदिर का तोंदुल पुजारी भी ठीक उसी तरह देखता है। मैं नहीं जानती भिखारी जिस श्रद्धा से देखता है प्रसाद, या मंदिर का तोंदुल पुजारी भी ठीक उसी तरह देखता है। तो दृष्टियों को लेकर मेरा सवाल उन इबादत गाहों से है जिन्हें सवालों से इस हद तक खौफ है कि सवाल करता को वे काफिर पुकारते हैं, कि सवाल करता को वे काफिर पुकारते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। वाह 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 वाह, धन्यवाद धन्यवाद वंदना जी। कितना बड़ी चुन आपकी आवाज टूट टूट के आ रही है, आपकी आवाज टूट टूट के आ रही है। आपका हेलो, मैं ये कॉल काट देती हूँ पहले। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी 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 आ रही है। हाँ माँ, आपकी आवाज टूट टूट के आ रही है बहुत ज्यादा। अभी कुछ बेहतर हुआ या नहीं? थोड़ा सा पहले से थोड़ा ठीक है, पर जैसे उनकी जो कविताएं थी वो आधी से ज्यादा सुनाई नहीं दी, और आप भी उससे पहले जो बोल रही थी वो बिल्कुल भी नहीं समझ में आया। तो या तो आप YouTube का जो स्ट्रीम कर रही हैं उसको बंद कर दीजिए, क्योंकि आपका इंटरनेट यूज हो रहा है इसलिए शायद टूट टूट के आ रहा है, या फिर आप जो भी बगल में कर रही हैं जैसे ये व्हाट्सएप का कॉल, ये सब आपको बंद करना पड़ेगा, क्योंकि आपका हाँ उसके अलावा इंटरनेट में और कुछ भी आप यूज कर रही हैं उसको बंद कर दीजिए, और वो YouTube स्ट्रीम भी कर रही हैं उसको भी बंद कर दीजिए, क्योंकि आपकी आवाज टूट टूट के आ रही है। YouTube स्ट्रीमिंग, क्योंकि वहाँ 400-500 लोग देख रहे हैं लाइव हमें। नहीं, वहाँ 15 लोग देख रहे हैं अभी। फेसबुक और ट्विटर भी हैं। हाँ जी। हाँ पर आप ये बाद में भी अपलोड कर सकती हैं ना। अभी अगर अभी लोगों को सुनाई नहीं दे रहा तो YouTube पे होने का मतलब ही क्या। ठीक है, तो मैं इसे बंद मैंने लाइव स्ट्रीमिंग बंद कर दी है शायद। नहीं, आप लाइव स्ट्रीमिंग का भी बंद ना करें चाहे तो। आप ये जो थी ये थोड़ी देर की समस्या थी, क्योंकि आप एक साथ ही 2 जगह पे वीडियो आपने ऑन की हुई थी, इसी वजह से थोड़ा सा दिक्कत हो रही थी। अब आपने जैसे दूसरी वीडियो बंद कर दी है तो आपकी आवाज एकदम साफ सुनाई दे रही है कविता जी, तो आप लाइव स्ट्रीमिंग चालू रख सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब तो वो शायद लिंक डिस्कनेक्ट हो गया है। चलिए, क्योंकि अब दोबारा सेट करना पड़ेगा उसे, उसी में तो दोबारा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं जी। तो खैर हम आगे बढ़ते हैं। वंदना जी ने बहुत अच्छी कविताएं हमें सुनाई और मैं उन्हें धन्यवाद देती हूँ। यदि वे सुन पा रही हैं, अन्यथा वे बाद में सुनेंगी। और बहुत अच्छा लिखती हैं नई रचनाकार जो इधर आए हैं। हिंदी में अधिक लिख रही हैं। रचनात्मकता बहुत शेष है अभी और बनी रहेगी। इस तरह के आप विभिन्न अर्थ अभी भी थोड़ी टूट रही है आपकी आवाज, अभी भी थोड़ी टूट रही है। अच्छा, मैं बाहर भी जाकर देखती हूँ, अभी कहीं चल तो नहीं रहा। तो फिर भी मैं अभी रचनाकार के रूप में पुष्पिता जी को आमंत्रित रही हूँ। पुष्पिता जी लिखा किस्म की लिखती हैं और गंभीर लिखती हैं, विविध विधाओं में लिखती हैं। नीदरलैंड में रहती हैं, लेकिन इधर भारत में वर्धा के पास जो विनोबा भावे जी का आश्रम है, वहाँ एक संस्था है आचार्य है और कई बार से जुड़े हुए हैं। कई बार हम अपने दिल की कहते हैं ना, दुख बहुत छोड़ कर लिया करते हैं। व्यक्ति हैं और जुड़े रहते हैं दुनिया के लिए। तो मैं भूमिका बांधे मैं पुष्पिता जी को आमंत्रित करती हूँ। पुष्पिता जी, आप आइए प्लीज, अपना कैमरा और ऑडियो ऑन कर लीजिए और मुझे 1 मिनट के लिए देखना है। ऑडियो डाउनलोड तो नहीं हो रहा। मैं पुष्पिता जी, मैं अपने एक भाव चित्र से आपको समझते हुए आमंत्रित करती हूँ। घर रचाया था हथेली पर किसी ने उंगलियों से। घर रचाया था हथेली पर किसी ने उंगलियों से,
आंसुओं से धुल मेहंदियां में फीकी हुई, आंसुओं से धुल मेहंदियां धूप में फीकी हुई। आदरणीय पुष्पिता जी। धन्यवाद कविता साहिबा। आज तो ये आपकी ही सभा है, हम सब कविता के नागरिक हैं, कविता समाज के, और आज आप उसकी सूत्रधार हैं और संयोजक हैं। हम सबके अंश अंशी के संबंध हैं। मैं और अधिक कुछ कहने से अधिक मैं कविता पाठ शुरू करती हूँ। कविता का शीर्षक है नवातुर गर्भिणी। नवातुर गर्भिणी वो खुश है अपनी देह के जादू से भरकर। जब पहली बार प्रेग्नेंट होती है स्त्री तो उसकी अभिव्यक्ति है, वो खुश है अपनी देह के जादू से भरकर, इठलाती है रह रहकर, हंसी में रचाती है अनदेखी खुशी का सुख। इठलाती है रह रहकर, हंसी में रचाती है अनदेखी खुशी का सुख, कि कुछ माह बाद निज हथेलियों में खिलाएगी अपने प्रणय की नवजात हथेलियां। कि कुछ माह बाद निज हथेलियों में खिलाएगी अपने प्रणय की नवजात हथेलियां। अपनी देह से जन्मी आंखों में लखेगी अपने मन के कोमल स्वप्न। अपनी देह से जन्मी आंखों में लखेगी मन के कोमल स्वप्न। हथेलियों को भरेगी अपने शिशु की मुट्ठियों से। अपनी हथेलियों को भरेगी अपने शिशु की मुट्ठियों से। अपने ओठों से चूमेगी उसकी अधर सी मुलायम देह। अपने ओठों से चूमेगी उसकी अधर सी मुलायम देह। अपने वक्ष से लगाएगी नव आत्म शिशु की पुलकित देह। अपने वक्ष से लगाएगी नव आत्म शिशु की पुलकित देह। वो आह्लादित है कि उसकी स्त्री देह प्रेम में ईश्वर हो गई है। वो आह्लादित है कि उसकी स्त्री देह प्रेम में ईश्वर हो गई है। दूसरी कविता का शीर्षक है मैं जानती हूँ तुम्हें। मैं जानती हूँ तुम्हें जैसे फूल जानता है सुगंध। मैं जानती हूँ तुम्हें जैसे पानी जानता है अपना स्वाद। मैं जानती हूँ तुम्हें जैसे धरती जानती है जल पीना। हवाएं पहचानती हैं मानसूनी बादल और बादल जानते हैं धरती की प्यास। मैं जानती हूँ तुम्हें जैसे शब्द जानते हैं अपने अर्थ। मैं जानती हूँ तुम्हें जैसे शब्द जानते हैं अपने अर्थ। मैं जानती हूँ तुम्हें जैसे फुनगी जानती है जड़ों की जरूरत और जड़ें पहचानती है खुराक। मैं जानती हूँ तुम्हें जैसे फुनगी जानती है जड़ों की जरूरत। आपका माइक्रोफोन म्यूट हो गया। एक सेकंड। आप ना अनम्यूट बटन दबाएं तो फिर आप बोल पाएं। ओके ना। हाँ जी अब ठीक है। Now it's okay? जी now। मैं जानती हूँ तुम्हें जैसे फूल जानता है गंध। मैं जानती हूँ तुम्हें जैसे पानी जानता है अपना स्वाद। मैं जानती हूँ तुम्हें जैसे धरती जानती है जल पीना। जैसे हवाएं पहचानती हैं मानसूनी बादल और बादल जानते हैं धरती की प्यास। मैं जानती हूँ तुम्हें जैसे शब्द जानते हैं अपने अर्थ। मैं जानती हूँ तुम्हें जैसे शब्द जानते हैं अपने अर्थ। मैं जानती हूँ तुम्हें जैसे फुनगी जानती है जड़ों की जरूरत और जड़ें पहचानती हैं फुनगी की खुराक। जैसे फुनगी जानती है जड़ों की जरूरत और जड़ें पहचानती हैं फुनगी की खुराक, पर एक दूसरे से कभी नहीं मिलते। मैं जानती हूँ तुम्हें जैसे बीज सूंघते हैं ऋतुओं की गंध। जैसे बीज सूंघते हैं ऋतुओं की गंध धरती के भीतर, और पृथ्वी जानती है बीज की अकुलाहट। अब पृथ्वी जानती है बीज की अकुलाहट। मैं जानती हूँ तुम्हें जैसे स्त्री अनुभव करती है भ्रूण के शिशु होने का स्पंदन अपने भीतर। मैं जानती हूँ तुम्हें जैसे स्त्री अनुभव करती है भ्रूण के शिशु होने का स्पंदन अपने भीतर। मैं जानती हूँ तुम्हें जैसे आत्मा जानती है देह की जरूरत। मैं जानती हूँ तुम्हें जैसे आत्मा जानती है देह की जरूरत और देह जानती है आत्मा की खुराक, और देह जानती है आत्मा की खुराक। और एक कविता है सृजन।
आत्मा की आर्ध पाटी में लिखती है प्रेम के लिए उजले जीवंत अनछुए अनजिए मासूम शब्द। वह आत्मा की आर्ध पाटी में लिखती है प्रेम के लिए उजले जीवंत अनछुए अनजिए मासूम शब्द। प्राणवान हो उठती है उसकी आत्मा की देह, प्राणवान हो उठती है उसकी आत्मा की देह, उठती है गूंज शब्दों की प्रणय देह से, उठती है गूंज शब्दों की प्रणय देह से। जाग उठता है चारुकेशी राग, जाग उठता है चारुकेशी राग कि अचेतन देह भी हो उठती है चेतन, कि अचेतन देह भी हो उठती है चेतन। एक दो कविताएं अगर अनुमति हो तो मैं सुनाऊं, छोटी ही हैं। जी 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 सुनाइए। या स्वागत स्वागत। अंतरंग आवाज। नदी को नदी की तरह सुनो, सुनाई देगी नदी अपनी अंतरंग आवाज की तरह। नदी को नदी की तरह सुनो, सुनाई देगी नदी अपनी अंतरंग आवाज की तरह। चांद को चांद की तरह देखो, दिखाई देगी चांदनी अपनी आंखों की तरह। चांद को चांद की तरह देखो, दिखाई देगी चांदनी अपनी आंखों की तरह। धरती को धरती की तरह सुनो, धरती को धरती की तरह सुनो, महसूस होगी पृथ्वी अपनी तृप्ति की तरह, महसूस होगी पृथ्वी अपनी तृप्ति की तरह। प्रकृति को प्रकृति की तरह स्पर्श करो, तुम में अवतरित होगी आह्लाद की तरह। प्रकृति को प्रकृति की तरह स्पर्श करो, तुम में अवतरित होगी आह्लाद की तरह। और ये आखिरी कविता वसुधा स्त्री। पृथ्वी अकेली औरत की तरह सह रही है जीने का दुख, पृथ्वी अकेली औरत की तरह सह रही है जीने का दुख। भीतर से खखोर रहे हैं लोग, ऊपर से रौंद रहे हैं लोग। कुछ लोग अपने उन्मादक आनंद के लिए सजा और संजो रहे हैं पृथ्वी जैसा अकेली स्त्री के साथ करते हैं सलूक। भीतर से खखोर रहे हैं लोग, ऊपर से रौंद रहे हैं लोग। कुछ लोग अपने उन्मादक आनंद के लिए सजा और संजो रहे हैं पृथ्वी जैसा अकेली स्त्री के साथ करते हैं सलूक। सब देख रहे हैं तहस नहस, सब देख रहे हैं तहस नहस। पृथ्वी भी देख रही है क्रमशः अपना विध्वंस, फिर भी अनवरत अपनी ही शक्ति से कभी अग्नि, कभी वर्षा, कभी तूफान, कभी बाढ़, कभी अकाल से रचाती रहती है संतुलन विध्वंसकारी शक्तियों के विरुद्ध। पृथ्वी भी देख रही है तहस नहस, फिर भी बचाए रहती है संतुलन। कभी अग्नि, कभी वर्षा, कभी तूफान, कभी बाढ़, कभी अकाल से रचाती रहती है संतुलन विध्वंसकारी शक्तियों के विरुद्ध, और बचाए रखती है अपनी हरियाली, अपनी वर्षा, अपनी शीतलता, अपनी उर्वरता, अपनी पवित्रता, अपनी अस्मिता। एक अकेली पृथ्वी एक अकेली स्त्री की तरह,